नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग मलावरोध इस टॉपिक पे बात करेंगे। अभी मेरे को ऐसे लोगों ने कहा है कि आप अपना चेहरा भी दिखाइए, तो मैं बहुत दिन के बाद अपना चेहरा दिखा रहा हूँ। मुंह दिखाई हो रहा है आप लोग क्या है, बहुत दिन के बाद मैं हमेशा अपने आप को कवर करके ही बात करता हूँ। लेकिन अभी मैं पता नहीं कैसा दिखता हूँ। जो भी हूँ अभी आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, अभी आप लोग मुझे देखिए, मैं बहुत दिन के बाद आप लोग को दिखाऊंगा। मेरे को नवीन सर बोले कि आप अपने आप को दिखाते नहीं है, लोग देखना चाहते हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग को मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन भी देता हूँ। और आज आइए हम लोग मलावरोध, अलग अलग तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं कॉन्स्टिपेशन के लेके। तो हम लोग ना उनको ट्रीटमेंट देते हैं। बार बार हम लोग बोलते हैं दीपन पाचन अनुलोमन, दीपन पाचन अनुलोमन। लेकिन दीपन पाचन अनुलोमन को किस तरह से देखना है वो हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग मलावरोध देखेंगे तो मलावरोध जो है एक तरह का ये विकार नहीं है। ये सभी विकारों का मूल बताया गया है अपने ग्रंथों में। अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो वो क्या क्या बोलते हैं मलावरोध के नाम पे, क्या क्या बोलते हैं। तो बोलते हैं कि हमें ना कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कोई बोलते हैं हमें मलावष्टम्भ हो रहा है, कोई बोलता है हमें पेट ही साफ नहीं होता, कोई बोलता है हमारा पत्थर जैसा मल प्रवृत्ति होता है, कोई बोलता है शौच साफ नहीं होता है, कोई बोलता है कि बहुत टाइम लगता है, कोई बोलता है कि दो दो दिन तक हमें वॉशरूम को जाने को मन नहीं करता है, होता ही नहीं है। किसी को तो जाने का मन ही नहीं होता है। कोई बोलते हैं कि हमको बहुत जोर लगाना पड़ता है। कोई बोलता है मल प्रवृत्ति बहुत चिपका चिपका होता है, बहुत स्निग्ध होता है। अगर हम लोग उसमें फ्लश करते हैं तो भी वो साफ नहीं होता है। कोई बोलता है कि आंव पड़ता है। कोई बोलता है कि बहुत गंदा स्मेल आता है। कोई बोलता है कि हम पेट साफ करके आते हैं तो हमारा पेट जो है एम्प्टी नहीं हुआ रहता है, दो तीन बार जाना पड़ता है, तब थोड़ा सा होता है। कोई बोलता है कि खाना खाते ही हमें जाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीजें लोग बताते हैं। तो हम जब ये सब चीजें देखते हैं तो हमें ये पता चलता है
कि हम हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं ना, तो मलावरोध ये चीज है, ये सभी विकारों का मूल है, ऐसा हमें पता चलता है। अपान वायु जो है वह अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, मल नहीं निकल पा रहे। जब हम बोलते हैं दोष धातु मला मूला मिश्रितम, मतलब मल जो है वो अच्छे से नहीं निकल पा रहे, तो हो सकता है कि ग्रहणी की व्याधि हो, और उसकी वजह से हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं। और ग्रहणी की चिकित्सा तो एलोपैथी साइंस में है ही नहीं। तो हम आज इसी चीजें पे बात करेंगे, मलावरोध। तो इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी मैं कुछ कारण निकाल के मैं बता रहा हूं, आप लोग भी बताइए। आप भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, आप लोग को जो आता है वो मुझे उतना नहीं आता है जितना आप लोग को आता है। तो मैं कुछ पॉइंट्स निकाला हूं जो मेरे अनुभव से और मेरे सर लोग के अनुभव से मैंने नोट्स निकाले, वो मैं बताऊंगा। सबसे मेन कारण होता है मलावरोध का कि बिना टाइम के खाना खाना। आयुर्वेद के हिसाब से बिना टाइम मतलब जो क्लॉक से हम देख रहे हैं वो टाइम नहीं, बिना अग्नि के, बिना भूख के जो खाना खाता है उसको बोलते हैं कि बिना टाइम का असमय खाना खाना। अभी लोगों को क्या है कि 9 बजे नाश्ता होना चाहिए, लंच होना चाहिए 2 बजे, और शाम को डिनर होना चाहिए, भूख लगे या ना लगे। तो इसको हम हमारे भाषा में बोलते हैं अध्यशन करना या अजीर्णाशन करना। अजीर्ण है और उसके बाद फिर खाना। तो ये हो गया एक कारण, इसकी वजह से खाना पचता नहीं है, मल अच्छा से नहीं बनता है, और पेशेंट को बहुत ज्यादा मलावरोध रहता है। उसके बाद खाने के बाद फिर से खाना खाना। अभी हमने खाना खाया और लोग पार्टी में ले गए, चलो वहां भी खा लो, उसके बाद वहां पे खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो। जो बार बार खाया जाता है ना, खाने पे खाना, ये भी मलावरोध का कारण होता है। फिर भूख न लगने पर भी खाना खाना, खाने के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी पी लेना। भूख लगी है लेकिन हमारे पास खाना नहीं है तो पानी पी लेना, ये मलावरोध का कारण होता है। इसी तरह से पचाने में जो बहुत ज्यादा गुरु पदार्थ है, जैसे कि लोग ना पिज्जा बहुत ज्यादा खा रहे हैं आजकल, बाहर का जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, पानी पूरी भी खाने जा रहे हैं ना, गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, तो वह कम खाए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा खाया जाता है। भेल पूरी या फिर जो बाहर के चाट मसाला, गुरु पदार्थ बना के ज्यादा खाया जाता है क्योंकि टेस्टी लगता है। जैसे ठंडी चीजें ज्यादा खाना, तेल वाली चीजें, पकोड़े खाना, समोसे खाना। अभी ठंडी के दिन आ गए ना, तो लोग बहुत ज्यादा तेल वाली चीजें खा रहे हैं। बहुत मीठा चीज खाना, किसी को पेड़े मिल गए, मिठाई बर्फी मिल गया, काजू कतली मिल गया, ओवर खाना क्योंकि अच्छा लग रहा है। तो ये सब मलावरोध का कारण होता है। बहुत ज्यादा तीखा पदार्थ खाना, बहुत रुक्ष चीजें खाना। डॉक्टर्स ने मना किया है कि घी नहीं खाना है, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो सारा ड्राई चीजें, रोटी में भी घी नहीं डालना, दाल सब्जी किसी में घी नहीं डालना, रुक्ष चीजें खाना, शुष्क चीजें, सुखाई हुई चीजें खाना। उसी तरह से गरम गरम पदार्थ खाना, बहुत ज्यादा उष्ण विर्यात्मक भी, और उष्ण ऐसे टच करने से भी उष्ण, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा खाना। उसी तरह से कुछ लोग को वेट कम करना है, मेंटेन रखना है, तो बहुत कम खाना खाना। और जो हमारे स्प्राउटेड चीजें हैं, कड़धान्य, जो कदन्न बोला जाता है, जैसे कि चना है, मटर है, मटकी है, बाजरी है, ये सबको ना फुला के जो खाया जाता है स्प्राउट करके, वो खाना। क्योंकि ये नेचुरोपैथी में बोला है कि रफेज जितना खाएंगे उतना पेट अच्छे से साफ होगा। और हम लोग तो उनको मानेंगे क्योंकि रफेज का कॉन्सेप्ट है उनका, पेट साफ होना चाहिए। अगर पेट साफ हो रहा है तो लेकिन वो अग्निमंद कर रहा है, वायु का प्रकोप कर रहा है, इसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो आप कितनी रुक्षता लाते हैं इसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और बिना कारण के लंघन करना, बार बार उपवास करना, उपवास भी उल्टा पुल्टा करना, कैसे भी अपने मन के हिसाब से करना। फिर कषाय पदार्थों का ज्यादा सेवन करना। पानी की प्यास लगी है लेकिन पानी ना पीना, वो कोई मजबूरी भी हो सकता है, या फिर वो जानबूझ के पानी ना पीना, उसको इग्नोर करना, तृष्णावे को इग्नोर करना, यह भी कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है। जितना पानी की जरूरत है उतना पानी चाहिए, अगर नहीं पिएंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन करेगा, मलावरोध करेगा। फिर रात में दूध पीना, यह भी मलावरोध का कारण होता है क्योंकि दूध भी अभिसंधि होता है, बहुत ज्यादा अग्नि को मंद करता है। हमारा आयुर्वेद बोलता है रात को दूध नहीं पीना चाहिए, हमें दिन में दूध पीना चाहिए, रात को ये मना किया गया है। और लोग क्या करते हैं, दूध पी के सो जाते हैं तुरंत, यह गलत है। उसी तरह से खराब पानी पीना, बासी खाना खाना, सुबह का शाम, शाम या 2 दिन के बाद फ्रिज से निकाल के वो खाना, ये बहुत ही बेकार है। आयुर्वेद में बोला गया है कि फ्रेश खाना खाना चाहिए, गरम गरम खाना चाहिए। किसी की मजबूरी होती है या कोई आलस होता है। उसके बाद चाय का सेवन ज्यादा करना, कॉफी का सेवन ज्यादा करना, मद्य का, शराब ज्यादा पीना, भांग लेना, या फिर मॉर्फिन के, अफू के चीजें, जो नशा में चीजें खा रहे हैं, या तंबाकू गुटखा खा रहे हैं,
यह भी कॉन्स्टिपेशन करता है, क्योंकि जितने भी नशीले चीजें हैं एडिक्शन वाली, वह कहीं ना कहीं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं, और उसका इफेक्ट हमारे प्लेक्सेस पे आता है, तो हमको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होता है। इसी तरह से पान खाना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, और वो जो मिश्री मशेरी जो बोलते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में लोग क्या करते हैं, लेडीज लोग ना तंबाकू को ऐसे भून के और फिर उसका पाउडर बना के और दांत में ऐसे लगा के घसती हैं, वो दंत मंजन की तरह लगा के रखती हैं। इसका यूज ज्यादा होने से क्या होता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, और वो हमारे प्लेक्सिस पे काम करके कॉन्स्टिपेशन करता है, पित्त भी बढ़ाता है। इसी तरह से बार बार गलत दवाइयों खाना, एलोपैथी की भी दवाइयां जैसे एंटीबायोटिक खाया जा रहा है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, कोई भी आप डॉक्टर के पास, जीपी के पास जाएंगे ना, आप सर्दी जुकाम भी है तो इतनी सारी दवाइयां लिख के दे देंगे, महंगी महंगी दवाइयां। उनका फीस तो कम होता है लेकिन दवाइयां ज्यादा रहती हैं, जो जरूरत नहीं है वो भी दवाइयां खिलाया जा रहा है। और पेट साफ नहीं हो रहा है, उसके लिए तो आजकल मार्केट में इतनी सारी दवाइयां हैं, तो कायम चूर्ण खा लो, फिर उसके बाद में पेट सफा ले लो, टीवी में भी आता है पेट साफ करने के लिए, और बहुत सारा उल्टा पुल्टा दवाई खाया जाता है। ये न मलावरोध का कारण होता है, एक टाइम तक वो पेट साफ करेगा ठीक है, लेकिन बार बार उसका हैबिट लग गया तो वो पेट साफ ही नहीं होता है। उसी तरह से एक्सरसाइज का अभाव, व्यायाम जो है हमारे नित्य कर्म में बताया, दिनचर्या में बताया, अगर कोई व्यायाम नहीं करता है उसको कॉन्स्टिपेशन या मलावरोध जरूर रहता है। या रात्रि जागरण, रात्रि जागरण ऐसे नहीं है कि माता का, देवी माता का भजन करने के लिए रात्रि जागरण कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, वो नवरात्रि में पहले किया जाता था। आजकल जागरण कैसे होता है, गर्लफ्रेंड से बात करना है, फिर इंस्टाग्राम के रील्स देखना है, फिर व्हाट्सअप देखना है, व्हाट्सअप में चैटिंग करना है, फिर उसके बाद में म्यूजिक सुनना है। बहुत सारी चीजें आ गई हैं आजकल, अभी इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, तो वो ऐप्स तो इसलिए दिया ही गया है कि आप लोग टाइम पास करते रहिए अपना। तो आजकल कैसे है कि लोग ना अकेले हो गए हैं, घर में लोगों से बात नहीं करना है, फ्रेंड से उतना बात नहीं करना है, सब चीज व्हाट्सएप पे हो जाता है, फेसबुक पे हो जाता है। तो वो अकेलापन से निकलने के लिए मोबाइल का ज्यादा यूज होने की वजह से जागरण बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर दिन में सोना, अगर कोई सूर्योदय के बाद 5 मिनट भी लेट सोता है तो वो दिवा स्वप्न में आता है। लोग बोलते हैं हम 7 बजे उठते हैं, लेकिन 7 बजे क्यों उठ रहे हैं, जब सूर्योदय अगर 6 बजे हो रहा है कहीं पर भी, तो उसके 1.5 घंटे पहले 4:30 5 बजे तक तो उठ जाना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं और लेट सो रहे हैं, या सुखासीनता है, बैठे रहने का काम ज्यादा करना है, ज्यादा सोना, यह भी कॉन्स्टिपेशन का, मलावरोध का कारण होता है। या बहुत ज्यादा मेहनत करना, लोग बोलते हैं ना हम वर्कोहलिक हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ये भी मलावरोध का कारण होता है। या अति मैथुन करना, पॉर्न वीडियोस, एडल्ट वीडियोस में इतना तल्लीन रहना कि वो उसके सिवाय काम ही नहीं चलता है, रोज देखना। अति चिंता करना, बार बार जर्नी करना। मेरे पास एक पेशेंट आए थे मुंबई के, तो उनको स्टॉक मार्केट का काम था, तो वो ना कभी अमेरिका जाते थे, कभी दुबई जाते थे, कभी ये कभी वो इतना ज्यादा उनका कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ था ना, क्योंकि उनको अब प्लेन में जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, तो 18 घंटे का, 24 घंटे का जो प्रवास रहता है, जर्नी होता है, उसमें उनको मल वेग का अवरोध करना ही पड़ रहा था। ये भी एक कारण होता है। और मल मूत्र को रोक के रखना, यूरिन को भी सप्रेस करके रखना, मूत्र को भी रखना, और दूसरा क्या है कि अपान वायु को भी रोक के रखना, कुछ ना कुछ वजह से वेगों का विरोध करना। उसी तरह से बैठ के सिटिंग वर्क, आजकल कैसे है कि जब से कोरोना का टाइम है ना, तो कोरोना तो गया है लेकिन वर्क फ्रॉम होम ज्यादा बढ़ा दिया है आईटी सेक्टर में। कोई भी लोग ना फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर बैठे वाले काम ज्यादा कर रहे हैं। ये सब भी, और भय, हर चीज भय कि कल क्या होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, ये सारे कारण होते हैं। इसके अलावा आप लोग को कोई और कारण बताना है तो बता सकते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कृपया बताएंगे जी मलावरोध, सर। इसके बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है सर, बताइए। जी सर, प्रणाम सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये तो अभी के समय में शायद ही कोई पेशेंट आता है तो वो बोलता है कि हमको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं है, मलावरोध का प्रॉब्लम नहीं। और इसमें हेतु की अगर बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो सकती है। जैसा कि बोला गया हमारे शास्त्रों में कि काल भोजनम आरोग्य कारणम, समय से किया गया भोजन स्वास्थ्य का राज होता है। लेकिन आज कितने लोग ऐसे इस चीज को फॉलो करता है। बोला गया है कि याम मध्य न भोक्तव्यम, याम युग में न लंघियेत, याम मध्य रसे द्विग युग में अतिथि बलम क्षयेत। एक बार अगर हम भोजन करते हैं तो 3 घंटे तक हमको कुछ नहीं खाना चाहिए, और 6 घंटे से अधिक समय भी
ऐसा होना नहीं होना चाहिए कि हम कुछ नहीं खाएं। तो ये जो हम बोलते हैं अधिक भोजन करना या अल्प भोजन करना, ये सभी कारण हेतु जो है हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का होता है, और ऐसा देखने को मिलता है। अभी आपने सर बोला कि वेट लॉस करने के लिए लोग जो है बहुत अति अल्प मात्रा में खाना खाते हैं, वो भी एक कारण देखने को मिलता है। कृमि का इतिहास भी रहता है, वैसे कंडीशन में भी मलावरोध देखने को मिलता है। अगर यकृत की कोई प्रॉब्लम है लीवर में, तो जो बाइल सीक्रेट होता है वो हमारे इंटेस्टाइन के जो क्रमाकुंचन क्रिया है उसको संपादित करने में हेल्पफुल होता है। तो अगर यकृत का कोई प्रॉब्लम है, वैसे पेशेंट में भी हमको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। दूसरा क्या है कि अधिक कषाय, अभी जो बोले एक फैशन चल गया है, हम किसी पैथी के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन बड़ी कॉमन है कि लोग सुबह सुबह उठ करके और अंकुरित चीज खाते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में अगर खाएंगे तो वो सभी कषाय रस के होते हैं और बात प्रकोप करेगा। और ऐसा कई पेशेंट हमारे पास आए, उनको देखे जब उनका हिस्ट्री लिए तो वो वही था, बोलते हैं कि सर हम इतना इतना चना अंकुरित करके खाते हैं सुबह में, उसमें पूरा ये सब डाल करके मेथी ये सब, फिर भी नहीं हो रहा है। बोले कि ये तो और चीज को एग्रीवेट कर रहा है, बढ़ा रहा है कॉन्स्टिपेशन। और पूरे रुक्षता था शरीर में, दिखता था उनके स्किन में ड्राइनेस दिखता था। तो ये सब जो हमारा मिसकंसेप्शन है ना, मतलब लोगों को आते हैं और ये सब चीज के कारण होता है। और रात्रि जागरण भी देखा गया है, रात्रि जागरण से वात प्रकोप होता है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, वो बोलते हैं कि सुबह में मल नहीं होता है, मल का डिस्चार्ज नहीं होता है। तो ये रात्रि जागरण से वात प्रकोप होता है और मल जो है सूख जाता है, वो नहीं होता है। एंटीबायोटिक का सेवन भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि एंटीबायोटिक लेने से हमारे गट में जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे आंत के क्रमाकुंचन क्रिया में हेल्पफुल होते हैं, वो अगर कम हो जाते हैं तो वो भी कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। और एक बहुत ही कॉमन कारण है आजकल जो तनाव देखा जाता है, टेंशन। तो जब हम तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमारे शरीर से जो बैड हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो इंडोक्राइन सिस्टम से वो कहीं ना कहीं जाकर के हमारे पूरे डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। गर्भावस्था के समय भी नेचुरली ये चीज होता है कि कॉन्स्टिपेशन देखा गया है, क्योंकि उस समय गर्भ जब मतलब पल रहा होता है तो हमारे जो रेक्टम है वहां पर प्रेशर पड़ता है और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। कभी कभी नेचर जो अर्जेंसी है उसको अगर हम जैसे उस समय नहीं जाते हैं तो फिर बाद में कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इस तरह बहुत लंबा चौड़ा हेतु है, और इस पे हम लोग को बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहिए। किसी एक मेडिसिन पे हम लेकर के कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट नहीं कर सकते हैं जब तक वो हेतु को सर्च नहीं करे, हेतु को नहीं खोजे और हेतु बंद कराएंगे, तभी हम इसका आगे चिकित्सा कर सकते हैं। जी सर। जी, आपने बहुत बढ़िया बताया इस टॉपिक पे। प्रज्ञा डोरे मैम, आपका क्या विचार है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं? प्रज्ञा मैम, आप सुन पा रही हैं? अनुरिता मैम, आप कुछ बोलिए, इस पे प्रकाश डालिए अपने ज्ञान का। हाँ सर, मैं सुन रही हूँ सर। मैंने ना एक पता नहीं अभी ये इससे रिलेटेड है या नहीं, बट एक फीमेल आई थी मेरे, मतलब जो पेशेंट्स आते हैं ना उनमें से एक फीमेल ऐसी थी कि जिसने मुझे कंप्लेंट कराई थी। वो बहुत वियर्ड सी कंप्लेंट थी, बट अभी मैं अब तक वो कोरिलेट नहीं कर पाई हूँ कि अभी फीमेल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा हेयर स्ट्रेटनिंग या हेयर केमिकल्स यूज करते हैं। बहुत सारे फीमेल्स स्ट्रेटनिंग, कलरिंग एंड ये सारी चीजें। तो अभी उसके बाद जो मैंने बहुत सारे हिस्ट्री लिया पेशेंट का, जितने भी पेशेंट्स आते तो जिन्होंने जिन्होंने भी बहुत रिपीटेटिव हेयर स्ट्रेटनिंग और हेयर कलरिंग किए हुए हैं, उनको मुझे बहुत कॉमनली दिखाई दिया है कि कॉन्स्टिपेशन हो, कॉन्स्टिपेशन इन द सेंस मल ठीक से बाहर नहीं निकलता है। और 2-3 पेशेंट ने मुझे बोला कि हमें ये करने के बाद ज्यादा तकलीफ हुई है। तो ये क्या कोरिलेट कर सकते हैं क्या हम? जरूर जरूर, वो केमिकल का इफेक्ट हो रहा है रस और रक्त पे, हो रहा है। एक तरह से गर्विश जा रहा है, हाँ हाँ। गर्विश जा रहा है। एक तो केमिकल भी यूज किया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं बालों को, अब हम कैसे कोरिलेट करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। वो एब्जॉर्ब होता है ना बॉडी में कहीं ना हाँ, कहीं तो। वो भी मैं होता है, और मैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी से मैं बता रहा हूँ, मतलब उल्टे डायरेक्शन से। हाँ हाँ। अस्थि का मल क्या है?
केश और नख। केश और नख, हाँ सही। जब केश पे काम होगा तो अस्थि पे काम होगा। हम्म। अस्थि और वायु का आश्रय संबंध है। तो कहीं हम्म। ना कहीं अस्थि व स्त्रोतस दुष्टि हो रही है, बाल खराब हो रहे हैं, बालों का हेल्थ खराब हो रहा है, तो अस्थि व स्त्रोतस भी खराब हो रहे हैं उल्टे डायरेक्शन से, और हम्म। वायु प्रकोपित हो रहा है। और याय पुरुष धरा कला सैव अस्थि धरा कला, अस्थि धरा कला की दुष्टि हो रही है तो पुरुष धरा कला की दुष्टि हो रही है। ऐसे हाँ। कोरिलेट करें तो हमें पता चलेगा कि कॉन्स्टिपेशन का कारण ये है। हम्म। तो ये आपका सही बात है। और हमारे आयुर्वेद में क्या बोला है कि बालों को तेल लगाना चाहिए, नस से हाँ, लेते हैं। ये सब तो हो नहीं रहा आजकल, रुक्षता नहीं बहुत होता है। जी। हम बालों में तेल लगाते हैं तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पुरुष धरा कला में भी स्नेहन होता है ना, माता जी तो ये की वजह से। रुक्षता आ जाती तो फिर उसमें अगर ऐसे रिपीटेटिव हिस्ट्री है तो उनमें फिर हमें किस तरीके से हमें उनको चिकित्सा। नस से देना चाहिए, बालों में तेल लगाना सबसे पहले जरूरी है। अच्छा। दिनचर्या में हमें बाल में तेल लगाना ही लगाना है, और वो भी पैराशूट जैसे पूरा डबल रिफाइंड तेल नहीं जिसमें स्नेह ही नहीं है, पानी है वो, वैसा नहीं। स्नेह चाहिए, स्नेह। हम्म। और जहां पर भी मलावरोध रहते हैं, जो पुरुष धरा कला है वो एक स्निग्धता जो रहती है वो तो कम हो ही रहा है ना, स्निग्धता नहीं है। आप जो भी लैक्सेटिव वगैरह ले रहे हैं, स्निग्ध गुण कम होगा तो होगा ही नहीं है कॉन्स्टिपेशन, बराबर है ना। सर आपने बिल्कुल सही कहा सर। एक्चुअली मेरे पास में आज इनफर्टिलिटी की केस आई थी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की थी, लेकिन उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल। उनको आईवीआई डबल डबल तीन तीन चार चार बार फेलियर में गया है, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होने की वजह से उनको मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं, 35 एंड 40 एज का कपल है, लेकिन पित्तज संप्राप्ति की वजह से जो बार बार एंटासिड्स लिए जाते हैं, और उसके बाद में एक को एसिडिटी होती है तो उल्टी और शिरशूल होता है, दूसरे को एसिडिटी होती है तो कॉन्स्टिपेशन और अधमान होता है। और ये इतना ही सिर्फ कारण सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को हो सकता है क्या, ये चीज के बारे में मैं सोच रही थी, और आज का आपका ये टॉपिक गिरा। तो पूनम में मतलब एक तो ठंड वगैरह और ये सारी चीज की वजह से पेशेंट जल्दी अपॉइंटमेंट मांगते, तो आज मैंने थोड़ा सा जल्दी अपॉइंटमेंट की वजह से उनको बुलाया। तो काफी दूर से आए थे वो, लेकिन उनका एक ही ये कारण था, एक तो जैसे बोलते हैं कि खान पान की तो गलत इतनी सारी हैबिट है, लेकिन आपने जो बताया जब भूख लगे नहीं लगे तो भी खाना खा लेना है, अच्छी फैमिली के हैं, तो इसकी वजह से खाने में सारी चीजें जंक वगैरह, मतलब सुबह और रात में घर का खाना खाने का, और बीच में जितने भी मील्स मिलते फिर चाय के साथ में वड़ा पाव है या बाकी का चीज है। तो ये आपने जो हेतु बताया, लेकिन सर मैंने ऐसे ऐसी चीजों को देखा है, जैसे अभी लेटेस्ट मेरे पास में कोलोन कैंसर की केस है, उसका भी प्रॉब्लम 10 15 साल 20 साल कॉन्स्टिपेशन हैबिट के लिए लिए गए सारे टेम्पररी जो भी चीजें, और उसके बाद में उसको नेग्लिजेंस में डाल के आगे का बस चल रहा है। कोई स्निग्धांश या कोई स्नेहांश शरीर के अंदर नहीं जा रहा है, और फिर उसके बाद में जो भी है भूख ना लगना, क्योंकि बाद में जब वो कॉन्स्टिपेशन सीवियर होते जाता है तो अग्निवृद्धि होती नहीं, सारा मलावष्टम, और उसके बाद में अग्नि धातु जो भी है वो भी सारे मलिनता की तरफ इंक्लाइन होने लगते हैं। तो इसकी वजह से उनको जो भी खाना वो खाते हैं उसका भी मतलब लिटरली वो बताते हैं कि जो खाया उसी का डकार आता है। तो हम जिसे विषुब्धा जीर्ण के बाद की अवस्था जिसे बोलते हैं, खट्टाई आना, जो खा रहे हैं उसका महक आना, और वैसे ही उनकी इसका तो मतलब ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आपको पेशेंट की ग्रहणी पे, पेशेंट की मतलब इन मॉडर्न बोलेंगे तो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया जोन, बैड बैक्टीरिया बढ़ने का इतना सारा वजह तो हमारा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ही हमारे खान पान है। जो भी ड्राइड फूड है, जो भी पैक्ड फूड है, जो भी कैंड फूड है, फ्रीज के अंदर रखी हुई सारी चीजें जो दूसरी दिन यूज की जाती है, तो इसकी वजह से जो भी अंदर जाने के बाद में हमारे इसके हिसाब से ग्रहणी दृष्टि होनी ही होनी है। उसके बाद बाद में बाकी का मतलब मेयर आम पाचक और उसके साथ में मलावष्टम अगर दूर हो जाता है तो हमारी आधी संप्राप्ति कवर हो जाती है। कोई भी केस रहने दीजिए, इट में बी नर्वस डिसऑर्डर, इट में बी एनी सॉर्ट ऑफ डिसीज, लेकिन आपका जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब तक अग्नि ठीक से होना या ग्रहणी दृष्टि दूर होके फिर धात्वाग्नि मंदिर दूर करने के बाद में ही संप्राप्ति आपकी भंग होती है, उसके बाद में आपको डिसीज में रिजल्ट मिलता है। जी। आज ही की किस्त थी मेरी, और सीवियर कॉन्स्टिपेशन मैं था एक उनका और केस जो बाद बताऊंगा, में। मैं एक और केस हाँ बताऊंगा, जी। आप बस आप लोग सुनिए। मैं सभी स्त्रियों को रिस्पेक्ट करता हूँ, बस वो केस इतना डिफिकल्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ।
एक मेरे पास फीमेल पेशेंट का फोन आया, 38 ईयर्स की हैं, उनका डिवोर्स हो चुका है और उनको 10 ईयर्स से एमेनोरिया है। उनका मैंने सारा हिस्ट्री निकाला तो पता चला कि उनको पेट साफ नहीं होता है, 3-3 दिन 4-4 दिन तक पेट ही साफ नहीं होता है। ऊपर से उनको एमेनोरिया है, तो मैंने सारा हेतु निकाला तो वो स्ट्रेस और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केसेस इसमें, और उनका और पता चला एमेनोरिया का कारण है कि शुष्का योनि व्यापत, अरजस का योनि व्यापत, ऐसे ऐसे चीजें हो गई हैं। और इन सब की वजह से पूरा शरीर सूज गया है, पैर एकदम हाथी पाव की तरह, फेस एकदम हाथी पाव की तरह, मतलब। फिर मैंने उनको दवाई भेजा, तो मैंने अग्नि को बढ़ाया, दीपन पाचन अनुलोमन, दीपन पाचन अनुलोमन। तो उससे क्या हुआ कि उनका पेट सुबह उठते ही, जैसे वो कल एक सर बता रहे थे ना कि आपका आम पाचक खाते ही 1.5 मिनट में पेट साफ हो जाता है, तो उनको अच्छे से पेट साफ हो रहा है। वो पेट साफ होते होते ही उनका स्वेलिंग कम हो रहा है। अभी 3-4 दिन ही हुआ है, आगे का मैं बताऊंगा एमेनोरिया कैसे कम हुआ। और उनको मैंने कंपलसरी बोला है कि घी खाना है आपको। अग्नि जैसे जैसे बढ़ रहा है, अभी हेमंत ऋतु है तो सपोर्ट कर रहा है, आपको घी खाना है, आपका पूरा रुक्षता बढ़ गई है, पूरा अपान क्षेत्र पूरा सूख गया है, ऐसे मैंने उनको बताया। ठीक है, अभी मैं कुछ और चीज बताऊंगा, फिर आप लोग भी बताइएगा। जब हमारे पास ये मलावरोध के पेशेंट आते हैं, 1 मिनट में ये हटाता हूँ, अभी आप लोग मेरे को देखिए। मेरे को नवीन सर ने कहा कि आप अपना चेहरा दिखाया करिए, तो मुझे सर की बात माननी पड़ती है ना। तो उन्होंने कहा कि जब भी मलावरोध के पेशेंट आते हैं, तो उसमें क्या क्या लक्षण हमें पेशेंट में मिलते हैं, इसको भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हर लक्षण को ध्यान से सुनिए। जब भी मल प्रवृत्ति को कोई जाता है तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है ना, बहुत टाइम लगना, ये एक लक्षण हो सकता है। जोर लगाना पड़ रहा है, और जोर लगाने, अब ये प्रवाहन करना जो है, वेगान न धारियत न उदीरियत, ऐसा वाग्भट ने क्लियरली बोला है दिनचर्या में। वेगों को न रोकना है, और धारने वेग को न रोकना है न उदीरन करना है, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती निकाला जाता है, और वो जोर लगा के भी पेट साफ नहीं होता है। असमाधान कारक मल प्रवृत्ति, मतलब जाने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि पेट साफ हो गया। दूसरा क्या है कि जितना हमने खाया है उतना मल नहीं निकलना, और बार बार मल प्रवृत्ति को जाना। तीसरा कारण ये हो सकता है कि मल का स्वरूप है बहुत चिपचिपा होता है, स्टिकी बहुत ज्यादा होता है, और उसका या फिर वो जो केला की तरह निकलना चाहिए वो नहीं होता है, बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आ रहा है, कलर भी बेकार है, ऐसा होता है, वो फैला हुआ मल निकल रहा है। मल में कृमि होना, एस्केरिस होना, हुकवर्म, रिंगवर्म, क्या क्या वर्म्स जो रहते हैं वो सारे कृमि होना, कुछ दिखाई देते हैं कुछ नहीं दिखाई देते हैं। और दूसरा क्या है कि कुछ खाने की इच्छा होती है लेकिन भूख ही नहीं लगती है, मतलब मन करता है कुछ खाए लेकिन खा नहीं पाते हैं, तो अग्नि मांद्यता। जब भी कॉन्स्टिपेशन रहेगा ना, तो एक तो दिन खराब जाता है, जिस दिन पेट साफ नहीं हुआ उस दिन पूरा हेडेक भी रहेगा, मन खराब रहेगा, खाने का मन कर रहा है माइंड में लेकिन खाने का इच्छा नहीं हो रहा है, अनन्नाभिलाषा, आस्य वरस्य, अरोचक, अश्रद्धा, ऐसे जो शब्द बताए रसवस्त्रोदस की दृष्टि के सारे लक्षण के वैसे होता है। दूसरा क्या है कि पेट में ऐसा मरोड़ आता है, प्रेशर आ रहा है, लेकिन हम जब जाते हैं तो केवल वायु निकल रहा है, मल नहीं निकल रहा है, ऐसा होता है। या फिर म्यूकस टाइप कुछ तो निकलता है, बस ऐसे होता है। मल जो है या तो गुद भाग में, गुद द्वार में अटक के रह रहा है, या फिर वो पाइल्स जैसे कंडीशन कर रहा है, अर्श व्याधि कर रहा है, या फिर और जोर लगाएंगे तो फिशुला कर रहा है, फिशर में कर्तनवत वेदना आ रही है, क्रैक्स पड़ जा रहे हैं बहुत ज्यादा, ज्यादा जोर लगाने से, क्योंकि मल जो है बहुत ज्यादा ये आ रहे, हार्ड आ रहे, जोर लगाएंगे तो कट जाता है, छिल जाता है। या फिर फिशर होता है, फिशुला होता है, फिशर और फिशुला। इस वजह से पेट फूल जाना, थोड़ा भी खा लिया ना तो पेट एकदम गुब्बारे की तरह फुल हो गया, दब हो गया पूरा, और वायु जो है वो अटक गया है, जिसको हम मूढ़ वायु बोलेंगे, बेवकूफ की तरह शैतान बच्चा बैठ गया, तो वो तकलीफ देगा पेट में, मूढ़ वायु ऐसा हो जाता है। या अजीर्ण होता है, सुबह का खाया है 2 दिन तक भूख ही नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि अपच है, उसी का खट्टा डकार आता है बहुत बार बार, और बेकार डकार आता है। या फिर मल प्रवृत्ति ज्यादा होता है, या रुकावट दे दे के आता है, मल प्रवृत्ति भी हो रहा है लेकिन वो अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। फिर अगर कॉन्स्टिपेशन है, मलावरोध है, तो चक्कर आता है, आंखें दुखती है बहुत ज्यादा, सर्दी और प्रतिशय होता है। मल वेगावरोध का बताया है, एक लक्षण बताया है, जो भी मल अवरोध करते हैं बागभट में देखिए या चरक में देखिए, उनको प्रतिशय हमेशा होता है, त्वचा निस्तेज हो जाती है, पूरा बॉडी में खुजली आता है बहुत ज्यादा, और आंखें भी पीली होती हैं, और यूरिन भी पीला होता है, और यूरिन में भी अच्छे से वो साफ नहीं होता है, बहुत गंदा स्मेल आता है, मल में भी आता है, मूत्र में भी आता है।
या फिर जो अपान वायु निकलती है उसमें भी बहुत गंदा स्मेल आता है, और मुंह से भी गंदा स्मेल आता है जिनको मतलब ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप लोग भी बताइए। पेट साफ, अब क्या करते हैं लोग ना, जैसे एरंड हरित की ले लिया, एरंड हरित की लेने से पेट साफ होता है, लेकिन क्लीनिंग ऐसा नहीं होता है। अब वही हम विरेचक द्रव्य लेंगे, जैसे कि त्रिवित लेहम वगैरह लिया, पेट साफ एकदम क्लीन होता है। तो जैसा त्रिवित लेहम लेने से पेट साफ होता है ना, कि उसके बाद आप लोग को फील होता होगा कि मुंह से नीचे तक ऐसा लगता है कि पूरा ऐसे साफ हो गया है, आकाश महाभूत बन गया है, पूरा वैक्यूम तैयार हो गया। ऐसा पेट साफ हो अगर हो तो तभी वो भूख लगती है। इसीलिए आयुर्वेद में बोला है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए आयु की रक्षा करने के लिए। फिर क्या बोला है, दूसरा लाइन क्या बोला है, शरीर चिंता निवृत्त कृत शौच विधि तथा, शरीर की चिंता छोड़ के सबसे पहले शौच विधि करो। और पहले के जमाने में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाहर जाके करिए, लेकिन उन्होंने जो दिनचर्या बताई है, शौच जाने के पहले उन्होंने कहा है कि वॉकिंग करो। पहले के जमाने में लोग जब लोटा लेके जाते थे ना, तो जो 4-5 किलोमीटर का वॉकिंग होता था, वो जरूर बोला है। अगर कोई भी उठने के बाद अगर पेट साफ हो रहा है ठीक है, लेकिन वॉकिंग कंपलसरी है। वॉकिंग करने से जो मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स में जो आता है, प्रेशर आता है। और उसके बाद में इंडियन टॉयलेट यूज करना सबसे अच्छा है। जो इंग्लिश टॉयलेट यूज करते हैं उनका पेट साफ नहीं होता है, पेट पे प्रेशर नहीं पड़ता है। और चलना, एक्सरसाइज करना, सूर्य नमस्कार करना, जो भी बताया है, प्राणायाम करना, वो सबसे जरूरी है, तभी पेट साफ होता है। और उसके बाद जो भूख लगती है, कड़कड़ित भूख, जो वैक्यूम तैयार होने के बाद, वो निरोगी रखता है इंसान को। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल होगा, डायबिटीज होगा, ये होगा, वो होगा, दुनिया भर की बीमारी होगी। अब आप लोग कुछ बताइए। हाँ, इस टॉपिक पे वैशाली मैम कुछ बोलना चाहेंगी? कंचन मैम, आप प्लीज कुछ बोलिए, प्लीज मैम। कंचन मैम, आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं कॉन्स्टिपेशन, मलावरोध के? सब लोग आपको सुनना चाहते हैं। कंचन मैम, शायद मैम बिजी हैं। और कोई बताना चाहते हैं इस टॉपिक पे? मनीषा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर आपने जो बताया ना, जी। वैसे एलोपैथ लोग कॉन्स्टिपेशन को सिम्टम मानते हैं डायबिटीज या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या न्यूराइटिक कुछ अगर प्रॉब्लम है या नेफ्रो का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो ये नहीं मानते हैं कि ये सिम्टम नहीं, ये मतलब मूल उसका जो भी कारण है इसको नहीं मानते। इवन डायबिटीज के भी सिम्टम्स में वो कॉन्स्टिपेशन को कंसिडर करते हैं। जी, आज पता नहीं क्यों अनम्यूट नहीं हो पा रहा है कंचन मैम का। रुकिए, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ, कंचन मैम अनम्यूट करिए आप। एक मिनट, यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन तो दिया है। कंचन मैम अनम्यूट करिए, आपने चैट में लिखा है, मैं भेज तो रहा हूँ, अनम्यूट करने का कोशिश करिए। माधुरी मैम, आप अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? आप लोगों में से कितने सर लोग हो नहीं तो कर जा पा रहा रहे है हैं? थोड़ा। हाँ जी मैम, बताइए। कंचन मैम नहीं कर पा रही हैं, पता नहीं क्यों। सर नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा। अच्छा, हाँ आप उसमें बताइए भी मैम, ऐसा। शशि मैम, आपका क्या विचार है सर कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन का केस तो एक्चुअली क्या कहते हैं कि हर बीमारी की मेन जड़ है, मतलब कह सकते हैं कि 100 में से 99% लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता ही होता है, क्योंकि सभी के अंदर बीमारियां हैं। और कॉन्स्टिपेशन का वही बेसिक कॉज है, जैसे बोलते हैं ना, संग है। तो जो लोग बातों को बहुत अंदर रखते हैं उनके अंदर भी कॉन्स्टिपेशन की बहुत हिस्ट्री होती है। जो लोग हर चीज को बहुत ज्यादा संग्रह करने की आदत होती है उनके अंदर भी बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। और कॉन्स्टिपेशन के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कुछ लोग गर्म पानी सुबह पी करके फ्रेश होते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं, उनको कॉन्स्टिपेशन है। या हम जाते हैं और फ्रेश करके आने के बाद वो फ्रेशनेस नहीं फील होती है तो वो भी एक कॉन्स्टिपेशन है। या स्टिकी स्टिकी तो फिर वो तो काफी आगे की चीज है। और लेकिन मैंने देखा सर कई सारे लोग को स्टिकी स्टूल होता है ना, पर वो मानते ही नहीं कि ये कॉन्स्टिपेशन भी है या ऑन ऑफ हो रहा है कॉन्स्टिपेशन। तो वो भी है, बहुत सारी है। तो वजह तो बहुत सारी है, मेनली अपना डाइट ही है जो अच्छा खासा लोग खाते हैं आजकल, जंक फूड वगैरह खाते हैं या जो गुरु पदार्थ लेते हैं। या जैसे अभी अच्छा इतनी अच्छी मैम, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, अगर आपने ज्यादा पंजाबी डिश खाया तो क्या होगा आपको, ज्यादा खाया तो? सर नॉर्मली तो वैसे मेरे घर में कम बनता है, या मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे मान लो राजमा है या काबुली चने हैं, इस तरह की चीजें मैं अपने फास्टिंग पंजाबी वाले दिन मसाले बनाऊं। वाला खाना, पंजाबी खाना कितना हैवी होता है, गरम मसाले वाला, वो हाँ खा। नहीं, एक्चुअली मेरे यहाँ वो चीज नहीं बनता, क्योंकि हम लोग तो प्रॉपर यूपी वाला बनाते हैं, पर थोड़ा थोड़ा यहाँ का सीख गए हैं खाना पीना।
तो अब मैं कोशिश करती हूँ सर, मेरी फास्टिंग जिस दिन रहती है मैं उस दिन बना दूं, जिसको जिसको खाना है खाए, मेरे को बख्श दे इन चीजों से। क्योंकि अपने लिए हो जाता है ना कि कॉन्स्टिपेशन तो बाद में पता चलता है, सबसे पहले होता है कि एक हैवीनेस बहुत बड़ी होती है। नॉर्मल रोटी अगर आप खा रहे हो, सब्जी रोटी, वो 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगी। मैं सीधे बोलती हूँ कि राजमा काबली चना अगर आप खा रहे हो तो 6 से 8 घंटे भी लग जाते हैं कई बार, या कई बार बहुत ज्यादा होता है। वो तब पता चलता है जैसे जब आप योग करते हैं और प्राणायाम करने लगेंगे ना, तो प्राणायाम में हमेशा होता है कि नाभि से लेना चाहिए। तो जब नाभि तक आप देखेंगे जा ही नहीं पाएगा, आप लंग्स के ऊपर लेवल पर करोगे, और जब लंग्स के ऊपर लेवल से इनहेल एक्सेल हो रहा है ना, तो फीलिंग ही नहीं आएगा कि हम प्राणायाम कर भी रहे हैं। तो बॉडी अपने आप बता देती है। खास करके अगर योग इंसान करता रहे ना, तो कुछ भी उल्टा पुल्टा खाएगा या कुछ दिन का ब्रेक हुआ तो तुरंत बॉडी बताती है, उसकी स्टिफनेस, उसकी मूवमेंट्स। किसी दूसरे को शायद हो सकता है ज्यादा होने पर फील होता है, पर जो इंसान खुद कर रहा होता है उसको पता चल जाता है कि कल मैंने क्या खाया था। तो ऐसे पुराने जमाने में जैसे वैद्य लोग देखकर बता देते थे, नाड़ी देखकर बता देते थे कि भाई ये नाड़ी में ये चीज दिख रही है, आपने क्या इधर खाया है। तो वैसे जो खुद करने वाला होता है योगा, उसको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर तकलीफ है। तो कॉन्स्टिपेशन तो हर बीमारी की जड़ है, पर मेजोरिटी लोग नहीं मानते। जैसे सर मेरी एक पेशेंट आज ही आई थी, तो उनको भी है कि कति नहीं बेटा, सुबह सोकर उठते ही जाते हैं। बट उनको मेरे ख्याल से 30-35 साल से डायबिटीज है, और 10 साल से मुझे लगता है इंसुलिन डिपेंडेंट है। और अभी जो उनका पेट का सर लुक है ना, पैर एकदम बिल्कुल टांगे अंदर सी हो गई हैं, जैसे साइटिस के पेशेंट की तरह उनका पेट पूरा बाहर निकला हुआ है। और फेस में भी एक अलग टाइप की स्वेलिंग लग रही है, उनको लग रहा है कि हम मोटे हो रहे हैं। पर और जब मैंने नब्ज देखा ना, तो नब्ज में वो स्टिफनेस तो था कि एक जो तीक्ष्ण मतलब प्रिकिंग नब्ज होती है आम वाली, वो चीजें तो दिख रही थी। और बहुत सारी चीजें नहीं पता चल रही थी, अजीब टाइप की प्रॉब्लम थी उसमें। मतलब मैंने नब्ज देखा जिसको कहते हैं ना, बहुत क्लियर का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा था उस नब्ज में। एक तो खाना वाना खा कर आई थी, पर तब पर भी बहुत सही नहीं पता चल रहा था। तो मैं वही सोच रही थी कि सर ऐसे लोग का कॉन्स्टिपेशन कैसे डिफाइन करें, क्योंकि मैं डायबिटीज तो मैं उसके स्कूल है। बारे में बताऊंगा अभी। जी मैं सर। इसके बारे में बताऊंगा अभी। मैं आप सुनिए, फिर आप जी लोग भी थैंक बोलिए। यू सर। जब भी हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ हो रहा है और वो बोल रहे हैं कि हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना है? बाकी इन्वेस्टिगेशन तो ठीक है, लेकिन हमें क्लिनिकली उनका परीक्षण करना है कि मतलब वो मल कितने बार त्याग करते हैं, यूरिन कितने बार त्याग करते हैं, कितने बजे सुबह होता है, शाम को कितने बजे होता है। पूरा दिनचर्या हमें देखना चाहिए। उसके बाद में जीभ देखना चाहिए, जीभ में कोटिंग है क्या। पेट को एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके हमें देखना चाहिए पेट फूला हुआ है क्या। लीवर और स्प्लीन में हिपेटोमेगाली स्प्लीनोमेगाली वो देखना चाहिए। स्पर्शसत्व है क्या, वो देखना चाहिए। उसी तरह से नाभि देखना चाहिए, नाभि में कैसा है, वहां पे टेंडरनेस है कि नहीं है। पक्वाशय में देखना चाहिए कि पेट में स्पर्शसत्व है कि नहीं है, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है कि नहीं है। ये हमें फिजिकल और स्पर्श करके, हमें प्रश्न करके पता चलता है। फिर पूछना चाहिए कि अब हम मल तो देखेंगे नहीं सबका, हम उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे कि आपका मल जो है वो रुक्ष है कि चिपका चिपका है, बहुत ज्यादा चिकनाहट वाला है कि बहुत ज्यादा रुक्ष है, पानी में वो डूब जाता है कि नहीं डूबता है या तरंगता है, वो देखना चाहिए। गंदा स्मेल आता है कि नहीं। ये आप ऐसा मत सोचिए कि हम कुछ कर रहे हैं, ये बेसिक है, ये पूछना ही चाहिए। फिर कृमि है कि नहीं वो पूछना चाहिए। यूरिन का कलर कैसा है, आहार का क्वांटिटी कितना है वो देखना चाहिए कि ज्यादा खा रहे हैं कि कम खा रहे हैं। फिर उसके बाद में हमें ये देखना है कि उनको पाइल्स है क्या, फिर भगंदर है क्या, गुदपाक हो रहा है क्या, परिकर्तिका है क्या, क्या हो रहा है। फिर चिकित्सा जब हम ये सब से हमें कुछ एक आइडिया आ जाता है, तो हमें पेशेंट को ये देखना चाहिए कि पेशेंट को लंघन की जरूरत है कि ब्रीहण की जरूरत है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का आमावस्था बहुत ज्यादा है तो हमें लंघन देना है। लंघन के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं कि हम या तो उनको पूरा खाने को मना करके यूश और मंड पे रख दें, ऐसा भी रख सकते हैं, या एक टाइम खाना खाएं बाकी टाइम स्किप करें, या लिक्विड पे रखें अलग अलग टाइप से, या फिर शुंठी सिद्ध जल षडंग पानी पे रख दें। अलग अलग टाइप से हम लोग लंघन करा सकते हैं। तो वो पेशेंट लंघन के योग्य है कि ब्रीहण के योग्य है। कभी कभी मल ही नहीं बन रहा है, तो बहुत कृष पेशेंट है, खाना कम खा रहा है, माल न्यूट्रिशन हुआ है, अपतर्पण बहुत ज्यादा हुआ है, तो उसमें हमें ब्रीहण करना पड़ता है। तो हम उनको ज्यादा रोटी खाने को बोलेंगे, जौ का रोटी वगैरह, जो मल की वृद्धि करे, ऐसा बोलते हैं। दूसरा कारण क्या है कि वेगावरोध कर रहे हैं क्या बहुत ज्यादा, उनका प्रोफेशन कैसा है, उनका ट्रैवलिंग कितना होता है, उतना बैठने का क्या काम है,
ये सब चीज, स्ट्रेस लेवल कितना है, घर का वातावरण कैसा है, ये सब हमें पता चलना पड़ता है। उसी तरह से आगंतुक कारण में गर्भधारण कितना बार हुआ है, एबॉर्शन की हिस्ट्री कितना है, डिलीवरी कितना हुआ है, ये सब हमें देखना पड़ता है। तो हमें कुछ कुछ समझ आता है। कभी कभी लंबर रीजन में स्पाइनल एनेस्थीसिया मिल गया, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होने लगा क्या, ऐसे बहुत सारा हिस्ट्री निकालना पड़ता है। पूर्व व्याधि क्या क्या हुई है, उसके बाद से ये होने लगा है क्या, तो उनका पूरा जीवन का पूरा क्या क्या घटना हुआ, उनका लाइफ कैसा है उनका, ये सब ज्यादा पर्सनल भी नहीं होना है, जितना पेशेंट बता पाए, कंफर्टेबली हमें बता पाए, उतना हमें जानना चाहिए। अब चिकित्सा में अलग अलग स्टेप के हिसाब से चिकित्सा डिसाइड करनी चाहिए। अगर मल बहुत ज्यादा रुक्ष हो रहा है, ड्राई हो रहा है, या पेट में वायु जमा हो रहा है, तो हम आयुर्वेद में चिंचा लवण तेल होता है, आप लोगों को मालूम होगा, ये अनुलोमन तेल के रूप में भी होता है। तो चिंचा लवण तेल हम सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, तब दे दें या रात को दे दें, तो उससे गर्म पानी के साथ 3 चम्मच देते, पेट अच्छे से साफ होता है। या एरंड हृत की दें, गंधर्व हृत की, रात्रि में त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ दें, या खाने के बाद पिपल्यादि क्वाथ या अभ्यारिश दें, या फिर जिरकाद्य रिश दें, द्राक्षासव दें, द्राक्षा रिश दें, झंडू पंचारिश दें, कोई आसव रिश देना चाहिए। और पाचक चूर्ण है या शंखवटी, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, जो हमें देना है ऐसा कि वायु का अनुलोमन करे, हिंगवाष्टक या हिंगू वचादि चूर्ण ये दे। तो और घी दें, खाने में घी का सेवन कराएं, अग्नि को बढ़ाते हुए दीपन पाचन करके। तो रुक्षता जो है, वो कठिन मल है, रुक्षता है, पेट में वायु है, वो सब कम होने लगता है। दूसरा स्टेप आता है कि अगर पेशेंट का मल बहुत चिपका चिपका हो रहा है, चिकनाहट युक्त हो रहा है, अच्छे से साफ नहीं हो रहा, चिपचिपापन बहुत ज्यादा है, आव वाला है, या दुर्गंध युक्त है, पेशेंट का वो कोमोड में चिपक जा रहा है, फ्लश करने से नहीं निकल पा रहा है, तो हम उनको दीपन पाचन स्ट्रांग दें, जैसे आरोग्यवर्धिनी बट्टी दें, त्रिफला गुगुल दें, सौभाग्य शुंठी दें या शुंठी चूर्ण दें। अगर उसको अम्ल पित्त भी है तो हम लोग अम्ल पित्तांतक बट्टी दें, या फिर हम लोग पंचसकार चूर्ण दें, अविपत्तिकर चूर्ण दें, या फिर पित्त शामक जैसे प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, कामदूधा, सुचेखर रस, पित्त शामक द्रव्य के साथ में ये दीपन पाचन अनुलोमन करने वाली दवाइयां दें। अगर वेगावरोध है तो वो वेगावरोध के साथ में, या फिर वो सेंट्रेटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं कि कभी भी जागना है, कभी भी सोना है, कैसे भी रहना है, नहाना भी नहीं है। कितने बच्चे इंजीनियरिंग के हैं ना, बच्चे नहाते ही नहीं है, कितना दिन तक व्यायाम भी नहीं करते हैं, नहाते भी नहीं है, कैसे भी गंदा रहते हैं बहुत ज्यादा। तो वो हमें एक तो चेंज करना है। और तेल वाला चीज कितना खाते हैं, उसके वेगावरोध हो रहा है तो तेल वाला चीज भी खा रहे हैं क्या, पानी कैसा पी रहे हैं, और काम का स्वरूप कैसे है, खाने का पैटर्न कैसे है, वो देखना है। अगर नींद का पैटर्न खराब है, अभी मेरे पास कॉल सेंटर में जो ये कैब वाले होते हैं ना, कैब ड्राइवर, वो आते हैं तो वो लोग 2-2 घंटे पे उनको ये करना पड़ता है, पिकअप एंड ड्रॉप, पिकअप एंड ड्रॉप, तो नींद अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उनको स्किन का भी प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन का भी तकलीफ रहता है। तो वो देखना चाहिए। मल प्रवृत्ति और नींद, इसका तालमेल जुड़ रहा है क्या, उसका टाइमिंग, वो देखना है, तो वो हमें चेंज करना है। दूसरा क्या है कि पानी जो है गर्म करके ठंडा करके पिए, मतलब अग्नि संस्कारित पानी पिए या पानी का काढ़ा पिए। और दूसरा क्या है कि कुछ लोग कॉफी पीते हैं या बीड़ी पीते हैं तभी वॉशरूम जा रहे हैं, तो वो सब टालना है, बैड हैबिट है ये। तंबाकू गुटखा खा के वॉशरूम जाना, सिगरेट पी के जाना, ये सब तालमेल जो है ना, ये सब, या मद्यपान पीना, ये सब बंद करना चाहिए। अगर पेशेंट हमारी बात मानता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता है तो हमारे पास आते रहे, हमको पैसा देते रहे, और वो हम इलाज करते रहेंगे। जो ठीक होना चाहते हैं उसको हम ठीक करेंगे, जो 50% ठीक होना चाहिए हम 50% ठीक करेंगे, जो 20% ठीक होना चाहिए हम 20% करेंगे। जैसा पेशेंट डिमांड करेगा हम वैसा करेंगे। लेकिन एक सिद्धांत भी होना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्या है कि अगर पित्त प्रधान मलावरोध है, मतलब उसको जलन हो रही है, दाह हो रहा है, तो उसका एक तो पंजाबी खाना वगैरह जो मसाले वगैरह खा रहे हैं वो बंद करना है, नॉनवेज खा रहे हैं वो बंद करना है। और हम लोग गुलाब और गुलकंद या द्राक्षासव दें तो बहुत अच्छा फायदा होगा, त्रिफला चूर्ण दें, पित्त शामक चिकित्सा करें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। या जैसे आंवले का मुरब्बा दें खाने में, घी दें, पित्त शामक चिकित्सा करना है। अगर पक्वाशय में दुष्टि हो रही है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, अग्निमान देता है, अभ्यारिष्ट है, रोहित का रिष्ट, यकृत और प्लीहा पे काम करता है, वो देना चाहिए। के पेट आरोग्यवर्धिनी वटी, त्रिफला गुगुल, गंधवृत की देना चाहिए। अगर पेट में कृमि है तो हम लोग विडंगा रिष्ट दे सकते हैं, कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, कपिलादि वटी, आरोग्य कपिला वटी, ये दे दें। अगर पेशेंट को पहले जॉन्डिस हो गया है
कामला व्याधि है, यकृत प्लीहा वृद्धि है, तो हम लोग उनको आरोग्यवर्धनी बट्टी, कुमारी आसव, गंधर्व हरित की और इच्छा विधि रस, जैसा क्रूर कोष्ठी है, मृदु कोष्ठी है, जैसा कोष्ठ है उस हिसाब से दवाइयां दे। किसी किसी को मल प्रवृत्ति के सामने खून आता है, तो उसमें हम लोग क्या देंगे, पित्त शामक और रक्तजर्श की चिकित्सा करेंगे, जैसे प्रवाल पिष्टी, कामदुधा, प्रवाल पंचामृत, गुलकंद के साथ चंदनादि बटी, आंवला का स्वरस, ऐसे देंगे जो रक्त ये नागकेशर चूर्ण तंडुलोदक के साथ देंगे। सार्वदेहिक उष्णता है और कॉन्स्टिपेशन है, तो हीट को कम करने के लिए हमें पित्त शामक द्रव्य देना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रसूति रिलेटेड मतलब मल्टीपल एबॉर्शन या डिलीवरी के बाद में पाइल्स हो रहा है, तो उसमें हमें उस हिसाब से चिकित्सा करना है। त्रिफला गुगुल, प्रवाल पंचामृत, कामदुधारस, और गुद भाग में अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है तो वहां पे शब्दोद्घृत, कैलाश जीवन ऐसे लगाएं, गंधर्व की, त्रिफला चूर्ण ये सब दें। या प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन है तो हमें वहां पे सौम्य देना है, स्ट्रांग नहीं विरेचन देना है। हम वहां उनपे गंधर्व हरित की दे सकते हैं, हरित की चूर्ण दे सकते हैं, स्ट्रांग नहीं देना है जिनको प्रेगनेंसी में मलावरोध है। इसी तरह से अगर गलत दवाइयां खाने की वजह से हो रहा है, किसी ने ऐसा एंटीबायोटिक खा लिया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी रखा है, या आयुर्वेद की भी गलत दवाइयां खाई हैं, तो हम पेशेंट को उसका दुष्परिणाम दूध करने के लिए हम तक्र पे रखेंगे या दूध पे रखेंगे। फिर हम लोग बॉडी में हीट बढ़ गया एंटीबायोटिक्स का ओवर डोज लेने की वजह से, तो हम प्रवाल और कामदुधा देंगे, तीक्ष्ण विरेचन देंगे, उनको त्रिफला चूर्ण देंगे। मल प्रवृत्ति साफ होने का हम इंतजार करेंगे कि हम लोग जो दे रहे हैं दवाइयाँ उसका वेट करेंगे, एक ही दिन में सब साफ नहीं होगा, सब ठीक नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई कम खाना खा रहा है तो उसको हम खाने के लिए बोलेंगे कि आप भरपेट खाना खाइए, कम खाना मत खाइए। उसमें हम लोग बोलेंगे कि आप मनुक्का खाइए, दूध जरूर लीजिए। फिर रेचक ले लेके ही पेट साफ नहीं होगा, आपको भरपूर अन्न का सेवन करना है। और अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो हम लोग लंघन कराने को भी बोलते हैं, लंघन करा के नींद पूरा होना चाहिए। जिसका नींद पूरा नहीं हो रहा, जो हेतु है, जो संप्राप्ति है, उस हिसाब से चिकित्सा करना है। गर्म पानी पीने के लिए देना है। एरंड तेल जो है वह 4 चम्मच या 50 ml तक ज्यादा मात्रा में अगर दें, अच्छे से पेट साफ हो जाता है। पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। ये सबसे भी नहीं हो रहा है तो हमें दशमूल, आरगवत, त्रिफला, एरंडमूल का क्वाथ बना के नीरू बस्ती देना चाहिए। नीरू के बाद में तिल का बस्ती दे, तिल तेल का बस्ती दे, या तिल तेल का बस्ती या शीर बला देके फिर नीरू दें। अगर बहुत ज्यादा चिपका चिपका मल प्रवृत्ति हो रहा है, आंव युक्त मल प्रवृत्ति हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर रक्त आ रहा है उसमें, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे कंडीशन है, तो हम लोग बरगद का जो कोम होता है वो लें, बटांकुर, मधु लें, सौंफ लें, लाक्षार लें, मोचरस लें, इसका पिच्छा बस्ती दें। अगर उसको उल्टी की भावना आ रही है मलावरोध की वजह से, तो हम उसको वमन करा दें, यष्टि मधु और मदन फल के साथ उल्टी करा दें। वेगावरोध की वजह से मलावरोध अगर हो रहा है, वेग अवरोध करने की वजह से, तो तेल का अनुवासन बस्ती देना है और अवगाहन कराना है, सिट्स बात देना है। अगर कृमि की वजह से हो रहा है तो विडंगादि तेल, निम्बादि तेल, इस सब का या काढ़े का बस्ती दें, कृमिघ्न बस्ती दें, करंज तेल का बस्ती दें, तो इससे कृमि निकल जाते हैं। जैसा कंडीशन वैसा हम लोग को चिकित्सा करना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे योग हैं, दवाइयां हैं, पेशेंट के हिसाब से देना है। कुछ जैसे एरंड पाक दे सकते हैं, स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण, सुख स्थारक चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण, सम शर्करा चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, अग्नितुंडी वटी, नाराज रस, महामृत्युंजय रस, इच्छा विधि रस, अश्वकंचुकी रस, ऐसे बहुत सारे दवाएं, सोनामुखी का चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, त्रिवित लेहम, मणिभद्र लेहम, मिश्रक स्नेहम, ऐसे बहुत सारे दवाइयां हैं जो पेट साफ करती हैं। लेकिन कोई भी दवाई का डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए कि दवाई ले रहे हैं तभी पेट साफ हो रहा है। दूसरा, पेशेंट को पथ्या पथ्य बोलना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी ये बीमारी से निकलना चाहता है, अब किसी का पेट साफ नहीं होता तो पूरा दिन खराब जाता है, कोई काम नहीं कर पाता है, वर्क एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है, और व्याधियां तो होती ही हैं। तो हमें उनको बोलना है कि टाइम पर भूख लगने के बाद आधा पेट खाना खाना है, रात में लेट नहीं खाना खाना है, पेट में वायु जब है तो लंघन नहीं करना है। कब लंघन करना है उसका भी मर्यादा बताना चाहिए। खाने में तेल वाली चीजें, घी वाली चीजें बहुत नहीं खाना है, मसालेदार पदार्थ, बासी खाना नहीं खाना है, बहुत तीखा चीज, बहुत आइसक्रीम वाला चीज ये नहीं खाना है। तब भी पेशेंट खाते हैं, अभी ठंडी के दिन में भी आइसक्रीम खाएंगे,
फिर वो हमारे पास आएंगे, हम उनको बोलेंगे कि आप ये सब मत करो, तब भी वो खाएंगे। तो तब भी हम बोलेंगे, हमारा काम है बोलना और ठीक करना, वो तब भी उल्टा पुल्टा खाएंगे और आएंगे। उसी तरह से रुक्ष चीजें, ये सब चीजें नहीं खाना है। डालडा का सेवन, घी का सेवन अति मात्रा में, भैंस का घी अगर कोई खा रहा है या बहुत ज्यादा ठंडा दूध पी रहा है, कोल्ड कॉफी बहुत ज्यादा पी रहा है, ये सब नहीं देना है। और चीनी और दूध ज्यादा नहीं सेवन करें। दूध जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन करता है, एक बार तो पेट साफ करेगा लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन करता है बहुत ज्यादा। कृष व्यक्ति को ज्यादा रेचन नहीं देना है। खाना जो है समतोल सर्वरसात्मक होना चाहिए। रात्रि में खाना न खाएं, सूर्यास्त के पहले खा लें। और उसके बाद में खाना खाने के बाद घूमना जरूरी है, वॉकिंग जरूरी है। और बीड़ी सिगरेट दारू मद्यपान तंबाकू ये सब हम मना करते हैं, तभी पेशेंट खाते हैं, प्रज्ञापराध करते हैं। तो भी वो करें, हमारे पास आते रहे, हमको पैसा देते रहे, हमें क्योंकि अमीर भी बनना है। हम उनको बोलेंगे कि हम दुनिया को अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहते, तो वो हमारे लिए अच्छा है। हमें थोड़ा अपने बारे में भी सोचना है और उनके बारे में भी सोचना है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जानबूझ के बीमार डालना है, लेकिन जो पेशेंट हमारी बात नहीं मान रहा है उससे घृणा नहीं करना है, उनको प्यार करना है। वो हमारे पास आएंगे, हमको पैसा देंगे, हमको अपना भी तो देखना है। इसी तरह से अगर मलावरोध है तो उदरगत बात है क्या, वो देखना चाहिए। अग्निमंद है क्या, अर्श है, अम्लपित्त है क्या, ग्रहणी रोग है क्या, अतिसार है क्या, ग्रहणी में मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम ये हो रहा है क्या उनका, वो देखना चाहिए। यकृवृद्धि है क्या, उदर रोग है क्या, ज्वर है क्या, ज्वर का हिस्ट्री होके गया है क्या, गर्भिणी में मलावरोध है क्या, कृमि है क्या, मानसिक कोई बीमारी है क्या, वो एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं, एंकुलाइजिंग दवाइयां खा रहे हैं क्या, वो देखना चाहिए। और दूसरा है कि खाना खाने के बाद तुरंत खाना नहीं खाना है। रात में राक्षस का काल होता है, 10 बजे के बाद तो बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहिए। भूख नहीं रहने पे खाना स्किप करना चाहिए, लंघन कराना चाहिए। 35 ईयर्स के बाद या 40 साल के बाद एक ही टाइम खाना करना चाहिए। मल मूत्र का वेग रोकना नहीं है। और वेग आने के बिना हमें जाना है ड्यूटी पे, इसलिए प्रेशर जबरदस्ती करके कर दो, ये बिल्कुल गलत बात है। वेगान न धारित न उदीरियत। खाने में कुछ चेंज करना है तो खाना का जैसे अगर हम लोग को कुछ चेंज करें, अगर हम साउथ इंडियन खा रहे हैं, फिर पंजाबी खा रहे हैं या कुछ पकोड़े खा रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से अपना जो दिनचर्या है उसको भी चेंज करना चाहिए। नींद की दवाई नहीं खाना है, थायराइड की जो दवाइयां खा रहे हैं या बीपी की दवाइयां खा रही हैं और यूरिन डायूरेटिक्स ले रहे हैं, तो ऐसे दवाइयों को हमें कोशिश करें कि वो न लें। और अगर ले रहे हैं तो हम आयुर्वेद की दवाइयां लें, ऐसा हम कोशिश करें। अगर बिना दवाई के पेट साफ हो रहा है वो देखना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी आप लोग बताइए, मैंने तो अपना तरफ से बताने का कोशिश किया, मैंने अपना नोट्स बनाया था इस टॉपिक पे। मेरे बारे में बताती हूँ सर। हाँ जी बताइए। अति व्यायामात हमारे यहाँ रथ सप्तमी होती है जनवरी महीने में, संक्रांत होती है। तो संक्रांत से मैं 1 डेढ़ महीना 2 महीने में 108 सूर्य नमस्कार डेली डालती थी। तो ऐसा हुआ मेरा वेट कम हो गया और कॉन्स्टिपेशन हो गया, बहुत 10 किलो वेट कम हो गया और बहुत मलावरोध हो गया और अग्नि कम हो गया, ज्वर रहने लगा थोड़ा थोड़ा। तो मैंने बस्ती शुरू की और रसायन चूर्ण 3 महीने तक मैं रसायन चूर्ण गरम म्हणजे काढ़ा बना के उसका घृत मिला के मैं पीती थी, दाढ़ी मादी घृत डाल के पीती थी। तो 3 महीने 4 महीने में कम हो गया। मगर अति व्यायामात वात प्रकोप जो होता है उसका मैंने बहुत अच्छा अनुभव कर लिया। तब से मैं अभी सूर्य नमस्कार कम करती हूँ। थैंक यू सर, इतना ही कहना था। जी आप लोग बाकी कुछ, प्रज्ञा मैम आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगी क्या? नमस्ते सर, सबको प्रणाम। सर आपने बहुत अच्छा बताया, आपने ऑलमोस्ट अब सारा ही कवर कर दिया है कि जो हम लोग रेगुलरली यही देखते हैं पेशेंट्स में, जो आपने सब कुछ बताया ना, इसके बाहर तो नहीं देखा है अब तक कि और कुछ है कॉन्स्टिपेशन में। जी और कोई इस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचिए। हम लोग खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन मल द्वार अगर खराब रहा या फिर कॉन्स्टिपेशन रहा तो दुनिया बर्बाद हो जाती है इसी से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दोष धातु मलामूलम ही शरीरम।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए ये चीजों को। हाँ कंचन मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? कंचन मैम तक आवाज नहीं जा रही है शायद, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, अनम्यूट नहीं कर पाती हैं। और कोई बोलना चाहते हैं? अखिलेश तिवारी जी आप कुछ बोलिए सर, सब लोग आपका सुनना चाहते हैं। पल्लवी मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? बोलिए सर बोलिए जी। सर मेरा तो प्रोटोकॉल है, जो भी पेशेंट आता है तो अधिकांशतः में मलावरोध रहता ही है, तो उसको हम सस्नेहन बस्ती देते हैं। और बस्ती का इफेक्ट ये होता है कि पेशेंट में मतलब बहुत अच्छा फीलिंग होता है। एक बस्ती और थोड़ा जिसको ज्यादा हो तो उसको 3 बस्ती देते हैं। साथ में दीपन पाचन तो करते ही है। दीपन पाचन में थोड़ा सा ध्यान यही देना रहता है कि उसकी प्रकृति क्या है। अगर वो पीत प्रकृति वाला है तो त्रिवृत लेहम वगैरह साथ में अभिपातकर चूर्ण वगैरह देते हैं। और एरंड जो हरितकी है, एरंड भरिष्ठ हरितकी, वो तो घर पे बनाते हैं, वो कॉमन है, सबके साथ रहता है। पीत प्रकृति वाला है उसमें अभिपातकर चूर्ण का थोड़ा ज्यादा ऐड ऑन करते हैं। जो वात या कफ वाला है उसमें एरंड भरिष्ठ हरितकी के साथ हिंगवाष्टक चूर्ण और अजमुदादी चूर्ण कम मात्रा में डालते हैं कि दीपन पाचन भी हो और उसका अनुलोमन भी होता रहे। और वात कफ वाले को एरंड तेल भी देते हैं। जो सस्नेह बस्ती देते हैं, जो हमारे आचार्य चक्रदत्त बताए हैं, उसी का अनुसरण हम करते हैं। और ऑलमोस्ट पेशेंट जो तैयार हो गया उसको 1 सप्ताह में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे इसमें सेंधा लवण लगभग 12 ग्राम डालते हैं, जैसा कि उसमें बताया गया है, एक कर्स बोला गया है। 1 पल जो है ये चिंचा डालते हैं, लगभग 48 से 50 ग्राम होता है। और गुड़ 25 ग्राम होता है। और फिर कोई भी तेल, अक्सर हाँ तिल तेल ही यूज करते हैं, 50 से 60 ml डाल देते हैं। और गौमूत्र 160 से 70 ml रहता है। इतना बना के बनाने में भी ज्यादा टाइम लगता नहीं है, न ज्यादा खर्च भी है। और पेशेंट को तुरंत ही आराम मिलता है। इसमें अगर एक बस्ती दे दे तो उसको तुरंत मलावरोध होता है, और जो मलावरोध है वो डिस्चार्ज होता है। और चूंकि यह सस्नेह बस्ती है तो इससे वात का जो कोई प्रकोप वगैरह भी नहीं होता है। और मल जो है डिस्चार्ज होता है। साथ में हम 1 सप्ताह का जो दीपन पाचन रहता है, अनुलोमन, वो कंटिन्यू करते हैं। तो यही हेतु सेवन तो सबसे पहले बंद कराना ही है। हेतु को देखना है कि किस कारण हो रहा है, और साथ में इस तरह के करते हैं। तो ऑलमोस्ट पेशेंट जो खास करके कॉन्स्टिपेशन के लिए आते हैं तो स्पेशल नहीं ही आते हैं, लेकिन जो भी जो मतलब आपने पार्टिकुलर बहुत सारी डिजीज। व्याधियों का मूल कारण यही होता है सर, उनका पेट साफ जी नहीं हो रहा है। जी 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 सर जी। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। और एक तो ये कहेंगे कि पेशेंट जो है आपका दीवाना हो जाता है। अगर आप आते आते पेशेंट को ये बोलते हैं ना कि तुरंत उसको रिलैक्स मिल देता है। सब कारण तो कब्ज है। जो आदमी को कब्ज, पेट साफ हो रहा है, देखिए कितना हैप्पीनेस रहता है, उसके अंदर से हल्कापन महसूस करता है। तो ये एक मतलब आयुर्वेद की ब्यूटी है कि हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन है। और इस चीज को अगर हम अपनाते हैं, अगर सभी प्रैक्टिशनर, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। इसमें कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, टाइम भी ज्यादा नहीं है। काढ़ा वगैरह बनाने का जरूरत नहीं है, झंझट नहीं है। इसको आप 1 से 2 हर तरह के पेशेंट में दे सकते हैं। पेशेंट के शरीर के बल के अनुसार इसका मात्रा कम बेसी कीजिए, और ये देना चाहिए। और मैं तो रेगुलर प्रैक्टिस में देता हूँ, इसका रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा आता है। जी सर। बहुत अच्छा बताया सर आपने। अनुरिता मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? मनीषा मैम, प्रीति मैम, पल्लवी मैम, कुछ बोलिए आप लोग इस टॉपिक पे। अगर कुछ एक्स्ट्रा बोलना है तो बोल सकते हैं। कंचन मैम का आज हो ही नहीं रहा। कंचन मैम बहुत अच्छा बताती हैं लेकिन आज हो ही नहीं रहा है अनम्यूट। माधुरी मैम आपका भी नहीं हो रहा ना, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो अभी हम थोड़ा सेशन बंद करते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, फिर हम और चर्चा करेंगे क्लिनिकल सेशन में। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। 8:15 पे मिलते हैं।